हमारे बीच हैं केंद्रीय राज्य मंत्री एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी और पंचायती राज श्री एसपी सिंह बघेल साहब। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आजकल जो संग्राम छिड़ा हुआ है, खासतौर से आपके लोकसभा क्षेत्र में सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा पर टिप्पणी की है और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, यानी इतना बड़ा विवाद के बाद इतने ढीठ कदम अपना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने अपनी कमेंट्री में ही ढीठ कह दिया है। इसलिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं इतने उद्वेलित हैं कि आपने उनको माफ़ी ना मांगने की ढीठता कही है। हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास के घटिया बयानों का संकलन अगर किया जाए तो मैं रामजी लाल सुमन जी द्वारा, एक पूर्व मंत्री और वरिष्ठ सांसद के द्वारा देश की सर्वोच्च सभा राज्यसभा में दी गई वीर शिरोमणि राणा सांगा के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी को मैं अभी तक के घटिया बयानों में से नंबर 1 पे दूंगा। भोजन की व्यवस्था यही होगी जिसको वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो अफ़गानी और मुग़ल के बीच में हुआ था। कोई नर्फ हो हमें कहानी, क्योंकि अफ़गानी इब्राहिम लोधी मारे गए तो मुग़ल आ गया, जहां हमें औरंगजेब को भी झेलना पड़ा। लेकिन खानवा का जो युद्ध है 1527 का, वो बाबर यदि मारे जाते या हार जाता तो आज देश की स्थिति दूसरी होती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में दूरियां आई हैं वो औरंगजेब के कृत्यों से, औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से, औरंगजेब का धर्म परिवर्तन कराने से, औरंगजेब के कत्लेआम कराने से हुआ। वो पैदा ही नहीं होता अगर बाबर मारा जाता। तो मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। यदि विश्व के वीरतापूर्वक लड़े गए युद्धों की हम चर्चा करें, स्टडी करें, तो उसमें खानवा और हल्दी घाटी का नाम इसलिए आएगा कि राणा सांगा जी 70-72 साल की उम्र में लड़े। एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, आँख चली गई, 80 घाव थे। औरतें ढोलक पे गीत गाती हैं इस देश में उनकी वीरता के, और यही खानदान है जिसने मुग़लों से 3 पीढ़ी तक लड़ाई लड़ी। राणा सांगा जी लड़े बाबर से और उनके बेटे उदय सिंह मुग़लों को राजस्थान में नहीं घुसने दिए, और राणा सांगा जी के नाती और बाबर का नाती अकबर में युद्ध हुआ है हल्दी घाटी, तो 1572 वाला। तो इसलिए जब तक सृष्टि रहेगी खानवा युद्ध और हल्दी घाटी को हम करेंगे। तो ऐसे हमारे ये साझे पुरख हैं। मैं एक बात बढ़ के कहूँ, अभी आप अगला क्वेश्चन पूछोगे कि वो दलित हैं इसलिए उन पर हमला हुआ, यही कहना चाह रहे हो? यही अखिलेश जी ने कहा। ये राणा सांगा जी के खिलाफ या राणा प्रताप जी के या शिवाजी महाराज के या अहिल्याबाई होलकर के या अवंतीबाई के, मैं और आगे बढ़ूँ, वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खां के, भले वो मुस्लिम हैं, अगर किसी ने भी फॉरवर्ड के आदमी ने या बैकवर्ड ने या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी कर दी होती तो भी देश को कबूल नहीं था। तो ये दलित का बहाना बनाना ठीक नहीं है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक पोलराइजेशन की बात है, क्योंकि पीडीए का जो फॉर्मूला उसको दुरुस्त करना चाहते हैं इसके माध्यम से? ये मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए, एकत्रीकरण और निजीकरण के लिए और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए ये एक क्रमबद्ध तरीके से बयान दिए जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, और जो आइकॉन थे हमारे सनातन के, क्योंकि कुंभ पर भी बहुत बातें होती रही हैं तो हमेशा ऐसे कहते रहते हैं। एक बात अखिलेश के साथ भी एक बड़ी दिक्कत है कि मुस्लिम वोटों, यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, यूपी एक बड़ा सूबा है और इसमें एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है, उस पर गिद्ध दृष्टि से सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या ओबीसी हो, ये सब एक होड़ लगी है कि हम अपने पक्ष में करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल हीरो को अपमानित करने वाले बयान और मुसलमानों को खुश करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब का नाम लेकर मुसलमान मजबूत कर दिए। इधर अखिलेश कहते हैं दलित सांसद पर हमला है तो दलित मजबूत कर लिया। तो पीडीए क्या लगता है, जैसे पहले संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा दिया था, वो इस बार उनका नहीं चलेगा, इसलिए दलित कार्ड खेलने की तरकीब है क्या? तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। मैंने अभी अपने भाषण में कहा था कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने वोटों की चिंता ना करते हुए 1991 की सरकार में राजनाथ सिंह जी द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंत्री के रूप में नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे और बच्चों ने वोट नहीं दिया था और सपा बसपा की गठबंधन की सरकार हो गई थी। बच्चे ने भी नहीं दिया, वो बाप ने भी नहीं दिया, लेकिन जो 22% रिजल्ट आया था वो सब नौकरी पाए थे। तो ये उन्होंने वोट की चिंता नहीं की थी। ये जो देश को तोड़ रहे हैं वोटों को जोड़ने के चक्कर में। अखिलेश जी का आज एक और बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो गौशालाएं हैं वहाँ से दुर्गंध आती है, इसलिए बीजेपी गौ पाल रही है और हमें सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र के पार्क बना रहे थे। इस तरह का बयान है। देखिए, इत्र एक पर्टिकुलर जिले में पाया जाता है और जब वो पैदा नहीं हुए थे तो उससे पहले से है।
और इत्र का इतिहास हमारे वो क्या है, ओम त्र्यंबकम यजा महे सुगंधिम पुष्पवर्धन जी उर्वा रुख में बंधन मृत्यु और मोक्षिमा, तो उसमें पुष्प सुगंधिम का जिक्र है। जी तो हम सुगंध भगवान को इत्र चढ़ाते हैं। बिल्कुल ये अलग बात है कि अलग अलग समय में विज्ञान से आया है। तो एक जिले में होता है गौ माता, द्वापर में जो 5200 साल पहले थी। गौ अष्टमी क्या है, उस दिन किशन जी पहली बार गाय चराने के लिए 6-7 साल की उम्र में गए थे। तो वो हमारा एक इवेंट होता था। तो गाय ब्रह्मांड है उसके अंदर, उससे जिसको दुर्गंध आ रही होगी भाई, वो तो फिर सोचना पड़ेगा कि उनके संस्कारों में कहाँ कमी रह गई। एक सलमान खान की घड़ी भी चर्चा में है, उसमें राम मंदिर का चित्र है, उसमें हनुमान की मूर्ति है, उसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। इसको लेकर जो खासतौर से जो मुस्लिम संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। ये भी कहीं का पोलराइजेशन का हिस्सा है क्या? अब भगवानों का तो बात छोड़ो, रंगों का पेटेंटीकरण हो गया। जब मैं समाजवादी पार्टी में था तो मुशायरों का चीफ गेस्ट होता था। आजकल मुशायरे नहीं बुला रहे हैं, वही एसपी सिंह बघेल है जिसको उर्दू से प्यार है। और आजकल कवि सम्मेलनों में ज़्यादा बुला रहे हैं, ज़्यादा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तो यहाँ तो हरा रंग फलाने का हो गया है, फलाना रंग फलानी पार्टी का हो गया है। यहाँ तो जानवरों का भी वर्गीकरण हो गया है। तो भैया भगवान ही मालिक है। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ, औरंगजेब को अबू हसन आजमी ने अगर महान बताया है, तो जिसने अपने 4 भाइयों का कत्ल करके राजगद्दी पाई हो, अपने बूढ़े बाप को शाहजहां को लाल किले में कैद किया हो, ऐसा व्यक्ति शासक जैसा हो लेकिन महान तो नहीं हो सकता है। वो टोपी बना के देख ली ना आपने फिल्म में, वो टोपी बनाता है तो टोपी बना के, कट्टर सुन्नी मुसलमान था तो वैलिड इनकम की रोटी खाते थे, तो टोपी सिलते थे, वो बिक जाती थी, उससे वो दाल रोटी खाते थे। तो ये उनकी एक इस्लाम के प्रति तो वो बात है। लेकिन 4 भाइयों का कत्ल करके और कुर्सी लेनी हो और बाप को, तो शाहजहां फारसी में अच्छे शायर थे। तो उन्होंने जब हमारी कनाकतें चलती हैं श्राद्धों के दिनों में एक शेर लिखा और औरंगजेब को भेजा कि तुझसे तो अच्छे ही हिंदू लोग होते हैं। मैं शेर याद कर लूँगा। हिंदू लोग होते हैं जो श्राद्धों के दिनों में अपने मरे हुए बाप दादाओं के लिए जल अर्पित करते हैं। पता नहीं वहाँ तक पहुँचता ही नहीं पाता। तू तो जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहा है, मेरा पानी बढ़ा दे। क्वांटिटी ऑफ वाटर उसने बढ़ाने के लिए एक शेर लिखा था कि मुझे तेरे से तो अच्छे हिंदू हैं कि मृत आत्माओं को पानी देते हैं, तू जिंदा बाप को तराबी में पानी नहीं दे रहा है, मेरा थोड़ा पानी बढ़ा दे। करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर आक्रमण किया, इस पर भी आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी नाजायज़ है? किसी देखिए, कुल मिला के क्रिया की प्रतिक्रियाएँ हो जाती हैं, लेकिन जो है वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे भी तो भी देश माफ़ नहीं करेगा। तो ये थे एसपी सिंह बघेल साहब, जिनका कहना है कि रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो भी देश उनको माफ़ नहीं करेगा। एटा से एबीपी न्यूज़ के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।